तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे एल्डर जो होते हैं अपनी पोती को बता रहे होते हैं कि मास्टर्स जो होते हैं ये ऐसे ही होते हैं, ये हमेशा मौत को गले लगाने को तैयार होते हैं। इन्हें एक बार मौत से खींचकर बाहर निकालोगे ये फिर से मौत के मुंह में चले जाएंगे। इन्हें इसी तरह से फाइट करके अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाना पड़ता है, यानी कि इसी तरह उन्हें करना पड़ता है। और इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं वहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार होते हैं, जबकि एल्डर सोच रहे होता है कि ये सब कुछ मेरा किया धरा है, क्योंकि एल्डर को पता होता है कि उन्होंने जहाँ पर जानबूझकर मास्टर चोएल से रिक्वेस्ट की थी कि वो यहाँ पर बेखा के साथ फाइट करें, लेकिन उनका मकसद ये नहीं था, वो कुछ और चाहते थे। वो सीन तो हमें आगे दिखाया जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर दिखाता है कि हमारा बेखा जो होता है वो सोच रहा होता है कि सिर्फ बुक पढ़ के कोई यहाँ पर पैचून फिस्ट टेक्निक को कैसे मास्टर कर सकता है। तो मास्टर उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और कहता है कि लड़के मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली पैचून फिस्ट टेक्निक क्या होती है, और वो उसके करीब पहुंच जाते हैं उसे पंच मारने के लिए। इसी के साथ ही पास का एक सीन दिखाते हैं जहां पर एल्डर जो होते हैं अपने पास एक बहुत ही खास किस्म की पिल निकालते हैं और मास्टर चोएल को दे देते हैं और उसे कहता है कि ये तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। तो मास्टर चोएल कहता है कि ये क्या तुम वाकई में ये पिल मुझे देना चाहते हो? तो उसे कहता है कि हाँ, इसे जामयोंग पिल कहा जाता है। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ 3 पिल्स बनाई थी, ये बहुत ही कमाल की पिल है, शाओलिन की सुप्रीम एलिक्सर के बराबरी की पिल है, यानी कि इस पिल को खाने के बाद हम लोग अब तकरीबन 10 साल के लिए अपनी एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं, यानी इतनी खास पिल है। तो मास्टर चोएल कहता है लेकिन तुम ये पिल मुझे क्यों दे रहे हो? तो ग्रैंड मास्टर से कहता है कि मैं ये पिल तुम्हें इसलिए दे रहा हूं ताकि मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर सकूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पोती की शादी अपने डिसाइपल बेखा के साथ करवा दो, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? तो ये बात सुनने के बाद मास्टर चोएल उसे कहता है कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैंने खुद भी शादी नहीं की और मैं यहाँ पर इन जज्बात और एहसासात को नहीं समझता। अगर मेरा डिसाइपल ये फैसला करे कि वो तुम्हारी पोती से शादी करना चाहता है तो मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं जबरदस्ती ऐसा नहीं कर सकता, तो तुम अपनी पिल को अपने पास रखो। तो एल्डर उसे कहता है कि नहीं तुम इस पिल को अपने पास ही रखो, मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ पर उन दोनों के बीच में थोड़ी नजदीकियां बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मेरी पोती एक डॉक्टर है, वो डेली उसका इलाज करने के लिए जा रही है। मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ पर वो लड़का बीमार होता रहेगा तो मेरी पोती उसके पास जाती रहेगी, उसका ट्रीटमेंट करती रहेगी और एक ना एक दिन दोनों के बीच में प्यार हो ही जाएगा। तो क्या तुम यहाँ पर ऐसा कर सकते हो? क्या तुम उस लड़के को जख्मी कर सकते हो या फिर उसको बीमार कर सकते हो ताकि मेरी पोती उसका ख्याल रखने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए वहां पर जाती रहे? तो ये बात सुनने के बाद मास्टर चोएल उसके पास से पिल ले लेते हैं और कहता है कि मुझे लगता है कि ये पिल उस लड़के के काफी ज्यादा काम आएगी, क्योंकि जैसा कि तुमने कहा कि मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी इस बात को मान लेता हूँ। और इसी के साथ ही मास्टर जो होते हैं वहां पर उस पिल को रख ले वहां से आ जाते हैं। लेकिन अब जहां पर सीन प्रेजेंट में आता है जहां पर एल्डर सोच रहे होता है कि मैंने ये तो नहीं सोचा था कि ये मास्टर चोएल जो है वो लड़के के ऊपर इस तरह से अटैक करके उसको जख्मी करने वाला है ताकि मेरी पोती उसका ट्रीटमेंट करने के लिए आती रहे। तो हमारा बेका जो होता है वहां पर पंच मारने लगता है, तो मास्टर से कहता है कि लड़के तुम तो कुछ ज्यादा ही स्लो हो, और इसी के साथ ही मास्टर उसके पेट में एक जबरदस्त पंच दे मारते हैं। तो एल्डर कहता है कि ये कर क्या रहा है, इसका एक ही पंच के साथ उस बेचारे के टांके जो है फिर से खुल जाएंगे। तुम्हारे बेका को जब पंच पड़ता है तो पीछे जाकर पेड़ के साथ टकराता है। ये देखने के बाद हमारी सीओ जो होती है वो बेचारी भी वहां पर एक जोरदार चीख मारती है और साथ ही वो कहती है ये क्या हो गया मास्टर जी, आप क्या कर रहे हैं? आप यहाँ पर उसको इतनी बुरी तरह जख्मी कैसे कर सकते हैं? आमजोंग भी वहां पर जलाकर कहती है कि हाँ, उसके सारे के सारे टांके फिर से खुल जाएंगे, इतनी मुश्किल से तो उसे हील करवाया था। और साथ ही हमारी सीओ वहीं पर बेहोश हो जाती है, जबकि हमारा बेका जो होता है वो बेचारा बुरी हालत में वहां पर पेड़ के साथ जाकर टकराता है, उसके मुंह से ब्लीडिंग हो रही होती है। तो मास्टर उसे कहता है कि लड़की आप बताओ, क्या तुम अभी भी मार्शल आर्ट्स को सीखना चाहते हो? क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जितना भी आसान नहीं होने वाला। तो हमारा बेका जो होता है मार खाने के बाद भी फिर से उठकर खड़ा होता है और कहता है कि मास्टर मुझसे जानबूझकर यहाँ पर फाइट करके मुझे दिखाना चाहता है कि मार्शल आर्ट्स कितनी ज्यादा फियर्स हो सकती है, लेकिन मैं अपनी सारी जिंदगी बैटलफील्ड के ऊपर गुजार चुका हूं, तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि बैटलफील्ड के ऊपर जख्म तो आते हैं, लेकिन जब स्ट्रांग बनने की बारी आती है तो उसके लिए ये मेहनत तो करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। तो बेका उठकर खड़ा हो जाता है, हल्का सा मुस्कुराता और कहता है मैंने यहाँ पर आपसे कहा था कि मैं ये सीखना चाहता हूँ, तो मैं ये जरूर सीखूंगा। अब यहाँ पर मैंने जो बुक्स पढ़ी थी वो बुक्स पढ़ने के बाद मुझे समझ आ रही है कि यहाँ पर इस पंच को किस तरह से रिलीज करना है, इस पंच को किस तरह से मारना है। तो मैं यहाँ पर बहुत ही जल्दी इस टेक्निक को सीख लूंगा और अगली बार जब मैं आपके ऊपर अटैक करूंगा तब मुझे लगता है कि आप भी मेरे अटैक को संभाल नहीं पाएंगे। तो मास्टर चोएल भी इसको देखते हैं कि वो फिर से उठकर खड़ा हो गया और फिर से पंच मारने के लिए रेडी है। तो वो कहता है कि मैंने इस लड़के के अंदर से महसूस किया था, जब मैंने इस लड़के को पहली बार देखा था उन सोल्जर से फाइट करते वक्त, मुझे उसी वक्त महसूस हुआ था कि इस लड़के अंदर कोई ना कोई खास बात तो जरूर है, इसी वजह से मैंने इस लड़के को अपना डिसाइपल बनाया था। तुम्हारा बेखा जो होता है बड़ी तेजी के साथ भागता मास्टर की तरफ आगे लपकता उन्हें पंच मारने के लिए। मास्टर के करीब पहुंचता है, मास्टर भी मुस्कुराते हैं और कहते हैं लगता है कि इस लड़के को ट्रेनिंग देने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और वहां पर फिर से एक जबरदस्त धमाका होता है।
खैर यहाँ पर मार तो बेका कोई पड़ी है। तो बेका जो होता है वो जख्मी हालत में फिर से बिस्तर के ऊपर पड़ा होता है और कहता है कि देखो मैं फिर से बेड के ऊपर आकर पड़ा हूँ। एक ही स्पार्क के साथ मैंने उस बुक को जो कुछ पढ़ा था वो सारे का सारा फ्लॉप हो गया, यानी कि उस बुक के अंदर जो लिखा था वो सब कुछ ठीक था लेकिन मैं उसे ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाया। और इसी के साथ ही वो अपनी फाइट को याद कर रहा था कि मैं तो मास्टर के ऊपर एक फिंगर भी नहीं लगा पाया, यानी कि मास्टर को टच भी नहीं कर पाया और मास्टर ने मुझे 2 बार पंच मारा, दोनों बार उन्होंने मेरी हालत खराब कर दी। मुझे लगता है कि आमजोंग जो है वो तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होगी, उसे लगा होगा कि शायद मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, क्योंकि आमजोंग वहाँ पर बीच में आ गई थी। जब मास्टर मुझे तीसरा पंच मारने वाले थे उस वक्त में वो बीच में आई और उसने आकर मुझे बचा लिया। अगर वो बीच में नहीं आती तो मास्टर तीसरा पंच मारकर तो मेरी हालत ही खराब कर देते। तो इसी के साथ ही दिखाता है कि मास्टर चोइल वहाँ पर आते हैं और उसे कहते हैं कि लड़के क्या तुम होश में हो, क्या तुम्हें होश आ गई? तो वो कहता है जी मास्टर मैं ठीक हूँ। तो मास्टर उसके पास आते हैं और कहते हैं कि चलो फिर तुम्हारे ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करते हैं, तुम बेहोश हो गए थे इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारा ट्रीटमेंट पहले करके गया था और तुम्हारे लिए अभी एक बहुत ही खास चीज़ लेकर आया हूँ। तो वो उसे पिल खिला देते हैं और उसे कहता है कि लड़की अब यहाँ पर बैठो और साथ ही अपनी एनर्जी के साथ उसकी बॉडी को स्टेबलाइज करते हैं। तो मास्टर उसे कहता है कि ये पिल की एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर कंटेन करना है, जरा सी एनर्जी को भी अपनी बॉडी के अंदर से जाने मत देना, तुम्हें इसे इंड्योर करना होगा। वैसे तो कल्टीवेशन जो होती है वो बचपन से स्टार्ट की जाती है 5-6 साल की उम्र से, तब जब हमारी जो बॉडी होती है वो इस यानी मार्शल आर्ट्स और मेडियंस के हिसाब से अपने आप को रिकवर करती है और अपने आप को बेस्ट एडजस्ट करती है ताकि हम लोग अपनी बॉडी के अंदर से एक एनर्जी कोर बना सके और इंटरनल एनर्जी को गैदर करना सीख सके। लेकिन अब तुम्हारी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है तो मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। इसके बावजूद तुम्हें ये करना ही होगा, तुम्हें यहाँ पर ये करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी बॉडी के अंदर इस एनर्जी कोर को बनाना होगा ताकि तुम अपनी बॉडी के अंदर इंटरनल एनर्जी को स्टोर कर सको, तभी तुम पैचुअन फिस्ट को रिलीज कर पाओगे, क्योंकि पैचुअन फिस्ट जो है वो एनर्जी के साथ ही रिलीज होती है और उसके अंदर एनर्जी के साथ ही अटैक करना पड़ता है। और उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी फिस्ट स्टाइल यानी कि अपना स्वर्ड स्टाइल भी सिखाऊंगा, तलवारबाजी की टेक्निक भी सिखाऊंगा। तो मास्टर से कहते हैं लेकिन एक तलवार को उठाना इतना भी आसान नहीं होता, तलवारबाजी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तुमने बैटलफील्ड के ऊपर स्पीयर का इस्तेमाल किया होगा, मैंने तुम्हें उस दिन स्पीयर के साथ फाइट करते हुए देखा था, लेकिन तलवार को यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। लेकिन खैर तलवार सिर्फ और सिर्फ एक स्वर्ड एक ऐसा वेपन होता है जो किसी को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैंने बहुत सारी बैटलफील्ड से मेरी बहुत सारी फाइट्स हुई, स्वर्ड फाइट्स हुई, बहुत सारी लाइफ एंड डेथ की बैटल्स हुई, जिसके बाद मैंने यहाँ पर तलवारबाजी को समझा और तलवार के एसेंस को समझा है। मास्टर जो होते हैं वहाँ पर उसकी एनर्जी को महसूस कर पा रहे होते हैं और मास्टर कहते हैं कि मुझे यहाँ पर इस लड़के की बॉडी के अंदर से महसूस हो रहा है, हालांकि मुझे नहीं लगता कि इस लड़के ने कभी तलवारबाजी की होगी, लेकिन इसकी बॉडी के अंदर से मुझे स्वर्ड हो रहा महसूस हो रहा है। ऐसे लगता है जैसे कि ये किसी रिनाउंड फैमिली का यंग मास्टर रह चुका है। तुम्हारा बेका अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर क्या मैं उन लोगों को काट पाऊंगा? तो उसके मास्टर से कहते हैं कि क्या मतलब है, तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो? तुम्हारा बेका कहता है कि मास्टर वो लोग जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है, जिन लोगों ने मेरी फैमिली को मार डाला, कि मैं उन सभी लोगों की बॉडी को उसी तरह काट पाऊंगा जिस तरह से आपने काटा था। तो मास्टर से कहते हैं कि हाँ तुम ये कर सकते हो। और साथ ही मास्टर सोच रहे होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव बात है, इस हालत में तो यहाँ पर ये सांस लेना भी इसके लिए मुश्किल होना चाहिए था जिस हालत में ये यहाँ पर मुझसे बात कर रहा है और ये यहाँ पर मुझसे सवाल पूछ रहा है। मुझे लगता है कि ये लड़का वाकई में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और एक ना एक दिन ये लड़का मुझसे भी आगे निकल जाएगा, यानी कि एक दिन ये मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इंसान बनेगा। तो मास्टर से कहता है कि लड़के तुम ना सिर्फ अपना बदला लेने के लिए उन इंसानों को काट पाओगे, बल्कि मैं तुम्हें ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा जिससे तुम आसमान और चांद को भी 2 टुकड़ों में काट सकते हो। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 47 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या है यहाँ पर बेका कितना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और दूसरी तरफ राइमी का क्या हाल है, क्या नोमान राइमी से मिल चुका है या नहीं।